गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, यानी उसका समग्र अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर आए हुए थे। तो हम लोगों को आज मिट्टी यानी सॉइल के बारे में पढ़ना है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात कि हमारा चैनल देखिए, बहुत तरह की वीडियो बनाए जा चुके हैं, जैसे कि इससे पहले भी एनसीईआरटी सार संग्रह में आपको इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर और साथ ही आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी वीडियो बन चुका है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का भी संपूर्ण वीडियो क्लियर हो चुका है जो अपलोड है। और आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह लास्ट पार्ट है, तथा साथ ही करेंट अफेयर्स के वीडियो और भी बहुत तरह के एनसीईआरटी के सब्जेक्ट सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। आज क्या देखना है, मृदा यानी सॉइल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मृदा का यह परत है संस्तर, यह देख लीजिए ध्यान से, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी तरह से एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे ऊपर का जो परत है यह, इसको क्या कहेंगे लोग, टॉप सॉइल कहते हैं। इसी पर सारे जो पेड़ पौधे या फसल हैं उनकी बुआई की जाती है और यही सबसे अधिक उपजाऊ भी होता है, यानी क संस्तर स्थिति इसको कहेंगे मृदा का। यह दूसरा है, यह है संस्तर स्थिति उपमृदा यानी कि ख। तीसरा होता है, यह देखिए संस्तर स्थिति यानी अवक्षयी चट्टान, तो यह ग है। और संस्तर स्थिति आधारी यानी यह ओरिजिनल चट्टान है जिसका अभी अवक्षय न हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मूल चट्टानी पदार्थ जो अवक्षयित नहीं हुए हैं उनके अवशेष मिलेंगे। इतने नीचे खुदाई कीजिएगा, यानी घ संस्तर में। ग में क्या मिलेगा, यह चट्टान है, इसमें कुछ टूट फूट हो चुका है, यानी अवक्षयित आधारी चट्टानी पदार्थ हैं। इसमें देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं और ऊपर में और भी महीन कण हो जाएंगे। ख में क्या होगा, यह उपमृदा है, यह अवक्षयित चट्टानी पदार्थ हैं जिसमें बालू, गाद व चिकनी मिट्टी पाए जाते हैं और इसमें बड़े बड़े जो वृक्ष होंगे उसके जड़ भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जो सबसे ऊपर का टॉप सॉइल होता है इसमें क्या मिलेगा, तो जो टॉप सॉइल है इसी में जितने दुनिया के जो एग्रीकल्चर होते हैं या जो कोई भी खेती होती है सब कुछ इसी टॉप सॉइल पर ही आश्रित करती है। यानी जहाँ पर टॉप सॉइल अच्छा है या अच्छी है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर खेती अच्छी होगी। और जहाँ पर टॉप सॉइल की स्थिति नगण्य है या अगर है भी तो कम मात्रा में, तो वहाँ पर फसल यानी एग्रीकल्चर वहाँ की स्थिति खराब है। आगे देखिए, केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है, तो वह है चिकनी मिट्टी में। किसमें, तो चिकनी मिट्टी में केशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन सबसे अधिक प्रभावशाली है। फेडल्फर मृदा के प्रकार या विशेषताएं, तो देखते हैं फेडल्फर मिट्टी यह क्या है, तो यह धूसर पॉडजोल, यह मृदा का नाम इधर मिलेगा आपको और उनकी विशेषताएं हैं। तो धूसर पॉडजोल मतलब क्या होगा, मिट्टी। तो धूसर पॉडजोल यह उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश के टैगा या कोनधारी वनों में पाई जाती है, यानी मिलती है। और यह अम्लीय प्रकार की मिट्टी है, यानी जिसका पीएच मान 4 यानी उससे कम होगा। धूसर भूरी पॉडजोल यह मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में पाई जाती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है। लाल पीली पॉडजोल, तो यह उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। पॉडजोलाइजेशन यानी वह लेटराइजेशन की प्रक्रिया से निर्मित होती है। कौन, तो यही लाल व पीली पॉडजोल की बात हो रही है। यानी क्या होगा इसमें, तो जो पत्थर है उस पत्थर में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है और उनका अक्षय अपवर्तन होगा, तो जिससे जो मिट्टी का निर्माण होगा वही लाल मिट्टी, और अधिक वर्षा हो जाए तो वह रंग थोड़ा मलिन होगा तो वह पीली मिट्टी। लाल पॉडजोल या टेरा रोसा, तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेशों और चूना प्रधान क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3 की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लैटराइट मिट्टी, उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कहाँ, तो लेटराइट। ऊपरी भागों में Fe2O3 तथा एल्युमिनियम के लवणों की अधिकता होती है। किसमें, तो लेटराइट मिट्टी की बात हो रही है।
हम लोग क्या देखे थे इससे पहले, तो हम लोगों ने देखा था फिडल फर मृदा के प्रकार। तो फिडल फर मृदा में कौन कौन आएंगे, धूसर पोडजोल, धूसर भूरी पोडजोल, लाल पीली पोडजोल, लाल पोडजोल व लेटराइट मिट्टी। इसका क्या नाम है, यह है पेडल फर मृदा, पेडल फर मृदा। और आगे देखिए पेडोकल मृदा। पेडोकल मृदा में कौन कौन आएंगे, तो पेडोकल मृदा के प्रकार, यह मृदा और यह उसकी विशेषताएं हैं। एक पेयरी मृदा, पेयरी यानी अमेरिका और कनाडा की बात हो रही है। यह शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में है। इसमें ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ की अधिकता के कारण इसका रंग काला भूरा होता है, पेयरी मिट्टी। साइरोजेम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, साइरोजेम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी की बात हो, यह मुख्य अक्षांश या मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में, नाम ही है मरुस्थलीय मिट्टी, लेकिन कहीं एग्जाम में सिंपल यह पूछ दे साइरोजेम, तो यह मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली मिट्टी है और यह क्षारीय प्रकृति की है, यानी इसका पीएच मान 8 से अधिक होगा। चेरनोजम, यह सर्वाधिक उपजाऊ और भूरी मिट्टी होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है और अधिक होने के कारण रंग क्या होगा, काला हो जाएगा। और लाल चेस्टनट और लाल भूरी मिट्टी, लाल चेस्टनट, यह मिट्टी सवाना प्रदेश के अर्ध शुष्क भागों में पाई जाती है। और चेस्टनट, तो चेरनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन, तो चेस्टनट। रंग गहरे भूरे रंग की होती है। और लाल मरुस्थलीय मिट्टी, यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी होती है, कौन, तो लाल मरुस्थलीय मिट्टी। और टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी, नाम ही है टुंड्रा यानी तापमान कम, तो यह अल्प विकसित मृदा है जिसमें जैव तत्वों व महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव होता है। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मृदा संरक्षण द्वारा। मृदा निछालन किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है, तो मृदा निछालन की जो क्रिया है वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों की प्रमुख समस्या है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जहां चूना पत्थर पाया जाता है, लाइमस्टोन की बात हो रही है। रेंडजीना, टेरा रोसा व टेरा रोक्सा मिट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन, तो रेंडजीना, टेरा रोसा व टेरा रोक्सा सॉइल की बात हो रही है। मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक कौन कौन हैं, तो वनों की कटाई, अति पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, अधिक सिंचाई, बांधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल प्रवाह की समस्या, हरित क्रांति के विविध अवयव कंपोनेंट और नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क निर्माण, खनन कार्य आदि, ये सब क्या हैं, ये सब के सब मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कारक हैं। कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टियों को क्या कहते हैं, कोंधारी वन प्रदेश यानी कि क्या कहेंगे हम लोग, इलाका, तो वह ट्रॉपिकल नहीं होगा, वह इलाका टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट की भी स्थिति हो सकती है, उससे आगे जाएंगे तो कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टियों को पॉडजोल के नाम से जाना जाता है, पॉडजोल। प्रजातियाँ या और देखिए जनजातियाँ यानी रेस एंड ट्राइब्स के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रजाति मतलब क्या, मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है कि कहीं की प्रजाति कोई निग्रिटो है, कोई मोंगलाइड है, इस तरह से। और ट्राइब्स यानी जो आज भी आदिम जनजातियाँ हैं, जीव मानव हैं, यानी कि जो विकास के मुख्य धारा से पीछे छूट चुके हैं, उन लोगों की अपनी संस्कृति है, उन लोगों की अपनी भाषाएं हों, रीति रिवाज हों, जो मुख्य भूमि से या मुख्य धारा से कटकर रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो वह कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शुष्क क्षेत्र में। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है, जुलू, यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। क्या नाम इसका, तो जुलू। कुर्दिश मूल के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान एवं इराक देशों में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशुपालक कृषि वर्ग में आते हैं। और मध्य एशिया में
अगर कोई विवाद हो तो आंतरिक गृह उसका कारण क्या है, यही कुर्दिश लोग हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए कोई देश का निर्माण हो ही न सका। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है, तो कौन है, अफ्रीका है। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है, जिप्सी, तो भारत की बात हो रही है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है, तो वह है मंगोलाइड। अधिकांशतः एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का एवं पूर्वी साइबेरिया में भी पाई जाती है। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, तो वे टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं। सेमांग जनजाति कहाँ के निवासी है, तो मलेशिया की है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो कलाहारी के हैं। लैप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो स्कैंडिनेविया। आगे देखिए, विश्व भूगोल में तो स्कैंडिनेविया के बारे में तो जान ही चुके होंगे, हमने इससे पहले पढ़ाया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि उसमें कितने देश आते हैं। यहाँ पर देखिए, विश्व की अन्य प्रमुख जनजातियाँ तथा उनके निवास क्षेत्र। यह जनजाति का नाम है, यह उसके निवास क्षेत्र हैं। तो आइनू जापान के मूल निवासी का नाम क्या है, आइनू। यहाँ देखिए, अंडमानी भारत के अंडमान तथा निकोबार में रहने वाले आदिवासी अंडमानी। बंतू अफ्रीका के विषुवतीय भाग के निवासी बंतू हैं। बद्दू अरब, सीरिया तथा उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलीय भाग के जनजाति तो हैं बद्दू। बर्बर यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के निवासी हैं, मूल निवासी नाम बर्बर हैं। ब्लैकफुट उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी कनाडा में ये लोग मिलते हैं, यानी वहाँ निवास करते हैं। बोरा दक्षिण पूर्वी कोलंबिया तथा ब्राज़ील के समीपवर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले वहाँ की मूल जनजाति यानी ट्राइब्स की बात हो रही है। बुशमैन अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल। एस्किमो उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा पूर्वी साइबेरिया में एस्किमो रहते हैं। सेमोअन यह पोलिनेशिया के समोआ द्वीप के निवासी हैं। कौन, तो सेमोअन समोआ द्वीप के हैं। सेमांग पोलिनेशिया मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है ऑस्ट्रेलिया, इसको कहते हैं ओसनिया, एक होता है माइक्रोनेशिया और एक है पोलिनेशिया, तो पोलिनेशिया है। सेमांग यह मलेशिया की मूल जनजातियाँ हैं। त्यू नाइजीरिया के तटीय भाग में निवास करने वाले लोग। बेद्दा श्रीलंका। हो संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाले रेड इंडियन, नाम क्या है इनका, हो। और हान, तो हान तो जानते हैं, हान लोगों ने क्या कर दिया, चीन के मूल निवासी हान हैं। पिग्मी विषुवतीय रेखीय अफ्रीका के बौने लोग पिग्मी। खिरगिज एशिया का स्टेपी भाग। खिरगिज कहाँ रहते हैं, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाली बात है, तो कजाकिस्तान में खिरगिज लोग रहते हैं, एशिया का स्टेपी भाग। कुबू यह सुमात्रा इंडोनेशिया से संबंध है। कुर्द ईरान, इराक, आर्मेनिया तथा अजरबैजान के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली पशुपालक कृषि जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति। मसाई केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा की एसटी यानी ट्राइब्स। नायर यह केरल के मालाबार तट पर रहने वाली जनजाति है। और उइघुर तो यह तारिम बेसिन मध्य एशिया की जनजाति है। नुएर यह सूडान की प्रमुख जनजाति है। हुतू लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो यानी पूर्व जायरे, रवांडा गणराज्य तथा बुरुंडी अफ्रीका की जनजाति हुतू। इन्यूट क्या है, तो आर्कटिक टुंड्रा के में एस्किमो लोग हैं, लोग क्या नाम है इनका, इन्यूट। जारवा दक्षिणी अंडमान के निवासी जारवा। जवाई जावा इंडोनेशिया में के मूल निवासी जवाई। यूत यह साइबेरिया तथा अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप के मूल निवासी। और टोडा दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियाँ। एबोरिजिम जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। कौन, तो एबोरिजिम। अब हम लोग देखेंगे कृषि एवं पशुपालन। तो सबसे पहले कृषि, तो कृषि के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या हो सकता है। एक होगा झूम कल्टीवेशन यानी झूम कृषि, इसको क्या कहेंगे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर,
यानी दहन एवं कर्तन एग्रीकल्चर, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी एक जगह खेती करेंगे, पहले वो जंगल है, जंगल में आग लगा जला देंगे, वहाँ खेती करेंगे, जब वह इलाका उपजाऊ न रहे तो उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य जगह पर वहाँ के जंगल को साफ किया जाएगा और खेती होगा। दूसरा होता है निर्वाह कृषि, यानी इसको कहेंगे पेट भरने के लिए कृषि, बस ये रोजी रोटी चल जाए, पेट भर जाए, काफ़ी है। वाणिज्यिक या बागानी कृषि, यानी यहाँ पर कृषि उद्योग की तरह की जाएगी। कृषि में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश, कृषि का आकार भी बहुत बड़ा होगा, श्रम शक्ति, रुपया पैसा सब कुछ बहुत ज़्यादा लगेगा, यानी बाजार के हिसाब से कृषि। गहन कृषि, यह भारत, चीन और जापान तथा हिंद चीन के देशों में इस तरह की खेती होगी, यानी कि जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, ज़मीन कम है, लोग एक एक इंच ज़मीन पर खेती करेंगे और सालों भर खेती करेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है भाई। विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, तो इसको कहते हैं, यह बिग ट्रक फार्मिंग कहिए ना सिंपल, कि इसमें बहुत मैकेनाइज्ड कृषि, यह पेरी, पंपास और पंपास आदि क्षेत्रों में या पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में इस तरह की खेती की जाती है। एक ही फसल की खेती होगी और वो सैकड़ों किलोमीटर में। रेंचिंग कृषि, यह भी कृषि है, जो क्या है, इसका क्या नाम है इस तरह की कृषि, यह मुख्यतः पशुपालन कृषि कहेंगे इसको। सहकारी कृषि, यानी कोऑपरेटिव, यानी सहयोग के साथ समुदाय मिलकर कृषि करेगी पास में। जीरो फार्मिंग, यानी इसमें लगाएंगे कुछ नहीं, जो पालिए वही मुनाफा है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या इसमें पढ़ना है। एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? व्यापारिक अन्न कृषि होगा, यानी एक तरह की कृषि मतलब खाद्यान्न का उत्पादन, वह भी बाजार के हिसाब से। जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अजोला का। छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एले क्रॉपिंग। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो वह है अर्जेंटीना। और कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान याद कर लीजिए। खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान मुख्यालय लागोस नाइजीरिया में। नील हरित शैवाल किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान के लिए। सैक्रामेंटो सैन जोआक्विन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे साइट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? मध्य अमेरिका। कथा बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर वृक्ष। तुंगिया कृषि किस देश में की जाती है? म्यांमार। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? यमन में। विश्व की स्थानांतरणशील यानी भ्रमणशील कृषि एवं उनके क्षेत्र, तो कृषि का नाम व क्षेत्र रे वियतनाम और लाओस। टावी मालागासी। मसोले मध्य अफ्रीका में कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र में, इसका नाम है मसोले। फैंग भूमध्य अफ्रीकी देश में नाम इसका फैंग। लोगन पश्चिमी अफ्रीका में इसको लोगन कहते हैं। बरबेका कोनूल मैक्सिको और कोमिले में इसका नाम बरबेका है। मिल्पा मध्य अमेरिका युकाटन एवं ग्वाटेमाला में, इसको कहेंगे क्या कहेंगे? मिल्पा। इलाची ग्वाडेलूप में इलायची कहेंगे इसको। दिंजुना सुमात्रा में दिंजुना। मिल्पा मेक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देश में मिल्पा, यही झूम कृषि का ही अलग नाम है इसे। कोनुको वेनेजुएला एवं ब्राज़ील में नाम इसका कोनुकू है। और चेतेमेनी नाम कहाँ है इसका? युगांडा जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे में चेनीती कहेंगे। फिलीपींस में इसको कैंगिन कहते हैं। म्यांमार यानी बर्मा में तुंगिया या टोंगिया। श्रीलंका में चिन्ना। जावा व मलेशिया में लेदांग। और तमराई या ट्यूराल में इसको कहेंगे थाईलैंड में क्या कहेंगे? तमराई या ट्यूराल। तथा जावा एवं इंडोनेशिया में हुमा या हुआ। किसका नाम है सर? तो भ्रमणशील एग्रीकल्चर का ये सब अलग अलग नाम है। आगे देखिए,
गन्ना क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके उत्पादन के लिए औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त है। कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद, जैसे विटीकल्चर मतलब अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन, पिसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली का पालन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है, हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, ओलिविकल्चर ओलिविकल्चर मतलब व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि ओलिविकल्चर कहलाती है, आर्बोरिकल्चर मतलब विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि आर्बोरिकल्चर जिसमें उनका संरक्षण व संवर्धन भी शामिल है, एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन तो वह एपीकल्चर कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर है, सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहेंगे? सिल्वीकल्चर, वेजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि तो वेजिकल्चर है वह, नेमेरिकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंदमूल संग्रह किया जाता है वह है नेमेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर मतलब जमीन पर फैलने वाली सब्जियों के व्यापारिक कृषि तो ओलेरिकल्चर, मैरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मैरीकल्चर, हॉर्सिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन हॉर्सिकल्चर, बर्बिकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन बर्बिकल्चर, मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि मोरिकल्चर, एरोपोनिक्स पौधों को वायु में उगाना व पोमोलॉजी फल विज्ञान है। मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मध्य अफ्रीका में किया जाता है। किसका प्रयोग? तो मक्का का। और हेरोइन किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है? कौन? तो हेरोइन की बात हो रही है तो वह है अफीम पोस्ता। गेहूं व चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो वह चीन है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना यानी शुगर केन उत्पादक देश तो वह है ब्राज़ील। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो एक है आपका रूस और दूसरा है फ्रांस। अरण्य यानी अरंडी अथवा तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो भारत है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो चीन का है। श्रीलंका में पर्न किट्टू रोग फैलने के कारण कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई है। चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो वर्तमान में चीन करता है। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? थीन। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश ब्राज़ील है। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो अग्रणी उत्पादक राष्ट्र, एक नंबर थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया। और विश्व की लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश और उपभोक्ता भी भारत ही है। रोबस्टा क्या है? तो यह एक प्रकार की कॉफ़ी का उत्पाद है, यानी कॉफ़ी उत्पाद की है प्रजाति है, कॉफ़ी की प्रजाति है। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? तो बात है चीन की। चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो थिया सीनेसिस नामक पौधे का वंशज है। आगे देखिए, प्रमुख कृषि उत्पाद के शीर्ष 4 उत्पादक राष्ट्र हैं, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कृषि या डेयरी उत्पाद का नाम मिलेगा, यह उत्पादक राष्ट्र हैं और इसमें भारत का स्थान। तो चावल में 1 नंबर चीन, भारत दूसरा और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और बांग्लादेश पड़ोसी छोटा सा चौथा स्थान इसका। गेहूं में चीन 1 नंबर, भारत दूसरे नंबर पर और चीन में रूस का तीसरा स्थान और अमेरिका का चौथा स्थान है। इसी तरह जौ में रूस 1 नंबर पोजीशन पर है, भारत का कोई स्थान नहीं है। और ज्वार में तो अमेरिका 1 नंबर है और नाइजीरिया दूसरे स्थान पर, भारत 5वें स्थान पर है।
दलहन में भारत नंबर 1 है और पोलैंड दूसरे स्थान पर है। तीसरा नंबर यूके यानी ब्रिटेन का है। मूंगफली में चीन नंबर 1 है, भारत दूसरा स्थान भारत का है और अमेरिका का तीसरा तथा नाइजीरिया चौथे स्थान पर है। इसी तरह रेपसीड में कनाडा 1 नंबर, चीन दूसरा और भारत का स्थान तीसरा है रेपसीड में, और भारत के बाद लग सटे हुए फ्रांस है। सोयाबीन में यूएसए नंबर 1, ब्राज़ील नंबर 2, अर्जेंटीना नंबर 3 और भारत का स्थान चौथा है। सॉरी 1 2 3 तो भारत चौथा ही हुआ, लेकिन इसमें दिया है पचमा, शायद भारत से पहले चीन हो, कमेंट कीजिएगा। सूरजमुखी के बीज के उत्पादन में सबसे नंबर 1 देश यूक्रेन है, फिर रूस, अर्जेंटीना, रोमानिया है, याद कर लीजिए। जूट में नंबर 1 भारत है, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 चीन है। और गन्ना में नंबर 1 उत्पादन में ब्राज़ील है और भारत उत्पादन में नंबर 2, चीन उत्पादन में नंबर 3 है। आलू में नंबर 1 चीन है और नंबर 2 भारत है, रूस तीसरे नंबर पर। प्याज में नंबर 1 चीन है और नंबर 2 भारत है और तीसरा नंबर अमेरिका का है। चौथा ईरान है, जहाँ से हम लोग प्याज का आयात कराते हैं। टमाटर में भी चीन नंबर 1 है, भारत दूसरे स्थान पर है। चुकंदर में रूस नंबर 1 है, फ्रांस 2, अमेरिका 3 है। सेब में चीन नंबर 1 है, अमेरिका नंबर 2, 3 नंबर में तुर्की है और चौथे नंबर पर पोलैंड छोटा सा देश, भारत का स्थान 5वां है। केला में भारत नंबर 1 है, चीन नंबर 2 और नारियल में इंडोनेशिया नंबर 1, नंबर 2 फिलीपींस, भारत नंबर 3 है। अंगूर में चीन नंबर 1, दूसरा स्थान इटली का है, तीसरा अमेरिका का है और भारत का स्थान बहुत पीछे है, इन्हें कोई नहीं पूछेगा। संतरे के उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1, चीन नंबर 2, भारत नंबर 3 है। मसाले में दुनिया में नंबर 1 भारत, दूसरा स्थान तुर्की, तीसरा बांग्लादेश, चौथा चीन का है। तंबाकू में चीन नंबर 1 है, ब्राज़ील नंबर 2, भारत नंबर 3 तथा यूएसए नंबर 4 है। और प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड नंबर 1, इंडोनेशिया नंबर 2, वियतनाम नंबर 3, भारत का स्थान चौथा है। कपास के उत्पादन में चीन का स्थान टॉप पर है, भारत दूसरे नंबर पर और अमेरिका नंबर 3 पर है और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। दूध में गाय के दूध के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन संघ में यूरोपियन संघ का है, देश में यूएसए का है और भारत का तीसरा नंबर ओवरऑल है। अगर देश में स्पेशल कर दिया जाए तो भारत दूसरे स्थान पर है। दूध भैंस में भारत टॉप पर है और दूसरा स्थान चीन का है और ओवरऑल दूध में भारत नंबर 1 है। ऑयल सीड में नंबर 1 चीन, फिर पाकिस्तान और भारत बहुत पीछे है 8वें नंबर पर। भारत से ज़्यादा उत्पादन तो ऑयल सीड में नेपाल भी करता है। और अंडे के उत्पादन में भारत टॉप पर है, भारत के बाद मोजाम्बिक, फिर चीन और ब्राज़ील है। बाजरे में नाइजीरिया टॉप पर है और भारत नंबर 2 पर है। नींबू में चीन नंबर 1 पर है, भारत का स्थान बहुत पीछे है। विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र तो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा एवं मैक्सिको से संलग्न पेयडी क्षेत्र एवं तटवर्ती प्रदेश है। वेनेजुएला के लानोस प्रदेश और ब्राज़ील के सरताओ प्रदेश, उरुग्वे तथा अर्जेंटीना के पंपास एवं पेंटागोनिया का चाको प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका के कारू एवं वेल्ड प्रदेश तथा ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग यानी डाउन्स, ये सब पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अलसी यानी तीसी किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है? तो रेशे युक्त पौधे का उदाहरण है तीसी। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से टॉप कौन देश है? तो ब्राज़ील है, टॉप पर है। विश्व में दूध के अग्रणी उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम, सबसे नंबर 1 पोजीशन भारत है, भारत के बाद यूएसए और तीसरा स्थान चीन का है। हैरिंग, एकरी, सार्डिन, कॉड, पिलचॉड, टूना, मैकरेल, हेकॉड विश्व भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं। विश्व में सबसे अधिक पशुधन समष्टि किस देश में है? तो भारत में है। और बर्कशायर, यॉर्कशायर, हैम्पशायर आदि किस पशु की विदेशी सुगर नस्लें हैं? तो सुगर की। सर्वोत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? तो मेरिनो भेड़। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में हैं? तो चीन में हैं। चेस्ट वाइट, हरफोर्ड, ड्यूरॉक, लानट्रेस तथा सफ़ेद यॉर्कशायर आदि सुगर की प्रमुख विदेशी नस्लें हैं। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल लेगहॉर्न है।
बकरियों की किस प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन बकरी, जो स्विट्जरलैंड की है। मछली आयातक एवं निर्यातक 4 प्रमुख देश। सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका, निर्यातक चीन। दूसरा स्थान आयात में चीन का है, तीसरा जापान का है, तीसरा आयातक देश चीन, चौथा आयातक देश स्पेन। और निर्यातक में नंबर 1 चीन, नंबर 2 निर्यातक देश नॉर्वे, नंबर 3 निर्यातक देश वियतनाम, नंबर 4 थाईलैंड है। ऊन वाली भेड़ें शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि मांस वाली भेड़ें आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब हम लोग मिनरल्स के बारे में थोड़ा ज्ञान बढ़ाते हैं। तो डोनबास क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? याद कीजिए यहाँ पर डोनबास कोयले के लिए। जापान किस अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? कोबाल्ट में और तांबे में भी है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो पैटागोनिया का पठार है। पृथ्वी के भूभाग में सबसे अधिक निकेल धातु पाई जाती है, भूगर्भ की बात हो रही है, तथा उसके बाद लोहे का स्थान है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग की बात हो रही है। रुकवा झील है जो तंजानिया में है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो कोयले के उत्पादन के लिए। आगे बढ़ते हैं। जोहान्सबर्ग किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो वह दक्षिण अफ्रीका का है। वह स्वर्ण खनन हेतु कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस के जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो यह परतदार चट्टानों का उदाहरण है कोयला। कुलगार्डी रवान ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित हैं? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। पेट्रोलियम के निर्यातक की मात्रा के आधार पर देशों का अवरोही क्रम। सबसे अधिक पेट्रोलियम का निर्यात अभी वर्तमान में कौन कर रहा है? तो यूएस से। याद कीजिए, यह पुराना है। बाकू किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है, अमेरिका। और आगे देखिए, पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र। तो यह भी हो सकता है कि पेट्रोलियम का ओवरऑल उत्पादन यूएसए में होता है, लेकिन जो निर्यात तो अरब देश तो केवल निर्यात ही करते हैं, तो सऊदी अरब निर्यात में नंबर 1 है। चलते हैं। पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अल्पेशियन क्षेत्र, गल्फ तटीय क्षेत्र व कैलिफोर्निया। इसी तरह सऊदी अरब का दम्माम, घावर व धारान। और कुवैत में बुरहान पहाड़ी विश्व का बृहत्तम संचित भंडार है यहाँ पर। ईरान का लाली, करमशाह, नफत सफ़ीद व हफ्तकेल। और पूर्व सोवियत संघ में क्या क्या क्षेत्र थे? तो ओल्गा, यूराल क्षेत्र व बाकू क्षेत्र, जो आज अजरबैजान में है। और इराक में किरकुक, मोसुल, बसरा व तिर्की ये सब क्या है? तो ईरान के क्षेत्र हैं। विश्व के 3 अग्रणी कच्चे उत्पादकों का सही क्रम क्या है? यानी कच्चे तेल के उत्पादक का सही क्रम। तो 1 नंबर अमेरिका, दूसरा स्थान रूस और तीसरा सऊदी अरब है। और मैग्नीज के शीर्ष भंडारक राष्ट्र कौन से हैं? तो दक्षिण अफ्रीका, मैग्नीज, इस बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था, यूक्रेन और ब्राज़ील। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश, तो वह इंडोनेशिया है। कच्चे तेल के शीर्ष उत्पादक एवं भंडारक राष्ट्र। सबसे टॉप उत्पादक पहले देखते हैं। तो यह देखिए, यह उत्पादक राष्ट्र है। तो टॉप पर यूएसए, दूसरा स्थान सऊदी अरब, तीसरा रूस। और भंडारक राष्ट्र, सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणित तेल भंडार किस देश के पास है? तो वेनेजुएला के पास है। और गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश तो ब्राज़ील है। विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तो वह कौन कौन है? यूएसए में टेक्सास, लुसियाना, ओक्लाहोमा व न्यू मैक्सिको। इसी तरह कनाडा में अल्बर्टा, यहाँ देखिए अल्बर्टा व ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कनाडा। रूस में कौन कौन इलाके हैं? तो स्ट्राबरपुल, कोस्नेदार, ओरेनबर्ग व बुकटिल, ये सब रूस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। किसके? तो तेल के उत्पादक। परमाणु ऊर्जा के 2 मुख्य खनिज कौन से हैं? तो थोरियम एवं यूरेनियम। सेलांगोर तथा पेनांग किस क्षेत्र देश का सुप्रसिद्ध उत्पादक क्षेत्र है? तो ये सब मलेशिया के उत्पादक क्षेत्र हैं। और आगे देखिए, यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकी, कजाकिस्तान। विश्व की सुप्रसिद्ध तांबे की खान चुक्की कमाटा कहाँ स्थित
स्थित है? तो चिली में है। टीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह पल्सार निक्षेपों से। थोरियम भंडारक दृष्टि से शीर्ष राष्ट्र, तो थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार भारत में है, उसके बाद यूएसए और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क, तो यूरेनिनाइट यानी पिच ब्लेड, यूरेनाइट और एवं थोरिएनाइट, ये सब क्या है? तो यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध कनाडा के हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। आगे देखिए, विश्व के 3 यूरेनियम उत्पादक देश टॉप वाले। सबसे अधिक उत्पादक कजाकिस्तान, दूसरा कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया है। और टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो वह चीन है। आगे देखिए, विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो वह है पवन ऊर्जा। अभ्रक सीट के संचित भंडार की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है भंडार की दृष्टि से? तो वह है अपना इंडिया। पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता वाले 4 राष्ट्र, तो प्रथम चीन, दुनिया का अकेला 33% इलाका तो यहीं पर है। दूसरा स्थान यूएसए का आएगा, तीसरा जर्मनी और चौथा नंबर भारत का लगभग 6%। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में स्थित है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम में। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह चिली है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश? तो वह चीन। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक? चीन। और विश्व के 3 सौर, यहाँ देखिए, विश्व के शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र कौन कौन हैं? 1 नंबर जर्मनी, दूसरा चीन, चौथा तीसरा जापान। जर्मनी, चीन, जापान, यही 3 सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र है। कौन कौन? जर्मनी, चीन, जापान। विश्व में या विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन एवं यूएसए के द्वारा किया जाता है। कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? यूएसए में। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक चीन है। किरुना लौह अयस्क किस क्षेत्र में, किस देश में स्थित है? किरुना लौह अयस्क क्षेत्र, तो यह स्वीडन में है। विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया। टाइटेनियम का उत्पादक चीन और बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली एवं रवाना स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है। विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र चीन है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। कौन है? तो जाम्बिया। यहाँ देखिए, प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राष्ट्र हैं, तो देखते हैं। एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के शीर्ष उत्पादक चीन, रूस, भारत। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया, चीन व गुयाना। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, कजाकिस्तान। कोयला में 1 नंबर चीन, भारत, यूएसए। कोबाल्ट में कांगो गणराज्य, कैलेडोनिया, चीन। और तांबा में चिली, पेरू व फिर चीन। हीरा में रूस, बोत्सवाना, कनाडा, यानी ये पहले वाला 1 नंबर है, दूसरा 2 नंबर, तीसरा 3 नंबर। स्वर्ण के उत्पादन में चीन, ऑस्ट्रेलिया व रूस प्रमुख हैं। ग्रेफाइट प्राकृतिक में चीन, फिर भारत, तब ब्राज़ील। और जिप्सम के उत्पादन में चीन, ईरान व थाईलैंड का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। लौह अयस्क के उत्पादन में चीन, ऑस्ट्रेलिया व ब्राज़ील। जस्ता में चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज अयस्क में दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। अब्रक प्राकृतिक में ब्राज़ील, चीन व तुर्की। निकेल के उत्पादन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व चीन। चांदी में मैक्सिको, पेरू, चीन। टंगस्टन के उत्पादन में चीन, वियतनाम, रूस। मॉलीबेडनम के उत्पादन में चीन, यूएसए व चिली। सीसा में चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। प्लेटिनम के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका, रूस व जिम्बाब्वे। ये सब क्रमशः 1, 2, 3 हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो यूएसए में है। अब आगे देखिए, लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस कोयले का। यूएसए की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को यानी उत्तरी
कैलिफोर्निया में। कौन सा नगर जापानी सूत वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो वह है ओसाका। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु तथा समुद्री समीर उपयुक्त मानी जाती है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो वह चीन है। रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? तो वह जर्मनी का है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो वह चीन है। विश्व में पोटास उर्वरक का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो वह कनाडा में है। भारत में पोटास 0 है। औद्योगिक शहरों के कुछ उपनाम हैं, जैसे गोरखी, यह रूस का डिट्रॉइट है। पीथमपुर तो यह भारत का डिट्रॉइट। ट्यूरिन इटली का डिट्रॉइट। विंडसर कनाडा का डिट्रॉइट। नगोया जापान का डिट्रॉइट। और इसी तरह संघाई चीन का मैनचेस्टर। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। मिलान इटली का मैनचेस्टर। डिट्रॉइट क्या है? तो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसी तरह ये सब क्या हैं? तो कपड़े के लिए प्रसिद्ध हैं, सूती वस्त्र। ओसाका जापान का मैनचेस्टर। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इवानोव यह रूस का मैनचेस्टर। और टूला तो रूस का पीटर्सबर्ग, यह भी लौह इस्पात। जमशेदपुर भारत का पीटर्सबर्ग। यावाता जापान का पीटर्सबर्ग। हैमिल्टन कनाडा का बर्मिंघम। पिट्सबर्ग विश्व की इस्पात नगरी है। आगे देखिए, विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। तो यह विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र में सबसे पहले देखेंगे हम लोग लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इसको क्या कहते हैं? विश्व की इस्पात राजधानी। जापान का ओसाका, कोबे व क्वेटो, नागासाकी व कावासाकी लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। रूस का मास्को, मैग्निटोगोर्स्क, चेलियाबिस्क व टूला लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। इसी तरह वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र तो चीन का शंघाई, कैंटन, वुहान, नानकिंग, चुंग किंग व बीजिंग। और ब्रिटेन में मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, डर्बीशायर व लीड्स। तथा भारत में मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कोयम्बटूर व मदुरै हैं। और ऊन उद्योग के प्रमुख केंद्र तो ऊन के लिए प्रमुख केंद्र जापान का ओसाका, कोबे, टोक्यो, योकोहामा क्षेत्र। और यूएसए का न्यू इंग्लैंड, लॉरेंस तथा फिलाडेल्फिया। भारत में धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, खरड़ व मुंबई। तथा रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जापान का कनाजावा, तोगीची, इमानाची, क्वेटो व फुकुई, ये सब रेशम के प्रमुख क्षेत्र हैं। यूएसए में न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क व न्यू इंग्लैंड। भारत में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर व असम। इसी तरह तेल शोधन के प्रमुख केंद्र तो यूएसए में टेक्सास, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया व न्यू जर्सी। कैरिबियन क्षेत्र में वेनेजुएला में आमुए, कैपडन व कोलंबिया। और भारत में डिगबोई, ट्राम्बे, विशाखापट्टनम, नुनमाती, बरौनी बहुत सारे हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में देखे थे। इसी तरह सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र चीन का शंघाई, यकांगकी, हुआनचिंग, फुफून, सेन्यांग। और भारत में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व कर्नाटक। जापान में हिताची, हाचिनोह, निगाता, कोरियामा व उबे। इसी तरह ऑटोमोबाइल कार उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र तो जापान का यूएसए का डेट्रॉइट, लांसिंग, पोनीट एक, विलोरन व फिलिंट। और जापान का कावागुची, टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोरोमो। और भारत में गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व जमशेदपुर। और कागज से लुगदी बनाने के लिए पॉपुलर वृक्ष के काष्ठीय कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं? परिवहन, पतन एवं बंदरगाह यानी ट्रांसपोर्ट, पोर्ट एंड हार्बर। तो न्यूनतम सड़कों वाला महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। जहां आबादी कम वहां सड़कों का जाल भी कम। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग किस देश में है? सिकान तो यह जापान में है। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं इंग्लैंड व फ्रांस है। विश्व में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में 1835 में। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य चलती है? तो मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग है। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी और पर्थ दो नगरों को आपस में जोड़ता है।
उत्तर अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा पोताश्रय कहाँ है? तो यह चीन के संघाई की बात हो रही है। वेनेजुएला के पतन नगरों में किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो मरकैबो है। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन स्थित है मिस्र में। पोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। राइन विश्व का सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। ग्वादर पोर्ट किस देश में है? तो यह पाकिस्तान में है। विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है? तो सेंटोस ब्राजील का है। विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग, पैन अमेरिकन महामार्ग 48,000 किलोमीटर लंबा है, सबसे बड़ा। दूसरा ऑस्ट्रेलिया महामार्ग 14,000, ट्रांस साइबेरियन उससे कम, ट्रांस कनाडा महामार्ग यह भी बहुत बड़ा है। स्टुअर्ट महामार्ग 2834 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो यह जर्मनी की है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग है। यूरोपीय पार महाद्वीप रेल मार्ग पेरिस यानी फ्रांस को वारसा यानी पोलैंड से जोड़ता है। विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन कौन कौन है? सिंगापुर, रोटरडम व कोपेनहेगन। यानी यहाँ पर पहले आयात होगा और फिर उसी को पैकेजिंग करके लेबलिंग करके निर्यात कर दिया जाता है। पोतभार प्रतिमान यानी कंटेनर की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह तो संघाई चीन का है। विश्व के प्रमुख सामुद्रिक जलमार्ग तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, केप ऑफ गुड होप जलमार्ग, कैरेबियन मैक्सिको जलमार्ग, पनामा नहर जलमार्ग, स्वेज नहर जलमार्ग, पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग, दक्षिणी अटलांटिक एवं दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय जलमार्ग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तटीय जलमार्ग, प्रशांत महासागर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एवं यूरोपीय जल मार्ग है। विभिन्न नदियों पर महत्वपूर्ण पतन यानी पोर्ट की बात है। राइन पर रोटरडम है, यह कहाँ है? तो डेनमार्क में है। पराना नदी पर संटाफे है, कहाँ है? तो पराना नदी पर संटाफे। सीन नदी पर मार्सेलीज, मिसिसिपी न्यू ऑरलियांस, मरे डार्लिंग पर बोर्की, एल्ब नदी पर हैम्बर्ग व ब्रांसविर्क, ओडर पर स्टीन व फ्रैंकफर्ट, बेजर पर बीमेन व हनोवर, अमेजन नदी पर मनाओस व इक्विटास, सिकियांग नदी पर कैंटन व हांगकांग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 9289 किलोमीटर है। अब हम लोग मानचित्र पर आ गए हैं और मानचित्र से संबंधित भी फैक्ट बार बार एग्जाम में आते हैं। देखिए, आइसोगोनल रेखाएं क्या दर्शाती है? तो यह समान चुंबकीय क्षेत्रों को दर्शाती है। आइसोबाथ क्या दर्शाती है? समुद्र के भीतर समान गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाती है। और ऊंचावच यानी रिलीफ दिखाने का सबसे सही माध्यम कौन सा है? समोच्च रेखा यानी कंटूर लाइन। वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेन गेज कहते हैं। यह मानचित्र रेखाएं हैं और उसका नाम देखिए। समोच्च रेखा यानी समोच्च रेखा तो यह आइसोहाइप समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा। आइसोबाथ समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा। समदाब रेखा यानी आइसोबार तो यह समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। आइसोबाथिथर्म तो समुद्र के जल में समान ताप रेखा। और आइसोडापेन समान परिवहन लागत रेखा। आइसोडापेन। जियोथर्म यानी पृथ्वी के अंदर समान तापमान रेखा। जियोथर्म। आइसोहेलाइन समान लवणीयता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेलाइन। आइसोहेल समान सूर्यातप की अवधि को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेल। समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। समवर्षा यानी आइसोहाइट्स। आइसोनीफ तो समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोनीफ। सम मेघ रेखा
आइसोनेफ है यानी समान औसत मेघाच्छन्नता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोफाइट समान ऊंचाई वाली वनस्पति की रेखा। समभूकंपी रेखा यानी आइसोसिस मान लीजिए आइसोसिस्मिक, तो यह समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा। समताप रेखा आइसोथर्म समान ताप व ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोनोमल समतापीय विसंगति की रेखा आइसोनोमल। आइसोक्लाइन समान चुंबकीय नति की रेखा। आइसोग्लॉस किसी प्रदेश में भाषाओं को विभक्त करने वाली सीमा रेखा। जनसंख्या चार्ट जनसंख्या आदि के लिए तैयार किया गया विशिष्ट चार्ट। आइसोगेनिक लाइन तो यह समचुंबकीय नति रेखा है। एगोनिक लाइन शून्य चुंबकीय नति रेखा एगोनिक लाइन। लैक्सोड्रम मर्केटर प्रक्षेपण किसी दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा लैक्सोड्रम। प्लम्ब लाइन तो प्लम्ब लाइन मतलब पृथ्वी की सतह से केंद्र की को मिलाने वाली रेखा प्लम्ब लाइन। सम स्थिति आइसोस्टेसिस साम्य अवस्था या भूसतह में संतुलन जो पृथ्वी पर हल्के शैल पदार्थों और भूमिगत भारी शैल पदार्थों में पाया जाता है। समवाह गति रेखा आइसोटेक तो मौसमी मानचित्र पर उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर पवन गति समान पाई जाती है। समझंझा रेखा आइसोफ्रंट तो समान त्वरित झंझा यानी थंडरस्टॉर्म वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। समदिक्पाती आइसोगोनस समान चुंबकीय ह्रास वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। प्रिज्मेटिक्स या प्रिज्मीय कंपास चुंबकीय दिक्मान मापने वाला यंत्र है। अब मिसलेनियस यानी अब लास्ट पार्ट में आ गए हैं। तो अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है? नाम है उसका कनाडा। विश्व में शराब का बृहत्तम उत्पादक देश, सबसे बड़ा शराब का उत्पादक फ्रांस। भारत का विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? रूस में। ब्राजील के कहवा यानी कॉफी बागानों को फैजेंडा के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो केप केनेडी फ्लोरिडा में। बोलिविया व पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, मेक्सिको का पठार किस संरचना का उदाहरण है? तो अंतर पर्वतीय पठार। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में स्थित है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में है। चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में यूक्रेन में घटित हुई थी। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो इटली में है। एलेसी पैलेस किस देश में है? तो फ्रांस में है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा का नाम क्या है? तो एस्पेरांटो है। ग्रैंड कैनियन किस देश में है? तो वह यूएसए में है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ है? तो वह चीन अधिकृत तिब्बत में है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान है। और कोपाकोवा बानापुलिन किस देश में अवस्थित है? तो वह ब्राजील में है। विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है? तो मेरियाना ग्रंथ यानी चैलेंजर द्वीप के पास है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क एवं मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना कैसी होती है? तो पछाव स्तरीय। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा तो मंदारिन यानी चीनी है। ग्रैंड बैंक कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है। वायु दाब सबसे कम कब होगा? तो ग्रीष्म ऋतु में। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? जी टेलर ने किया था। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग यानी रॉक टनल कहाँ अवस्थित है? तो वह फिनलैंड में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश तो कनाडा है। और विश्व के देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही और वही क्रम सबसे अधिक रेलवे की लंबाई यूएसए में, फिर चीन, रूस और चौथा स्थान भारत का है। भारत का अतिरिक्त किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? श्रीलंका। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी होते हैं? तो नाम याद कर लीजिए, वर्षा स्तरीय मेघ यानी निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। वायुयान या वायु मार्ग तथा वायु यातायात के विकास में किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए। टर्की किन दो सागरों के मध्य स्थित है? तो ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। विश्व का विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में
कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? याद कीजिए नाम, विटा वाटर्स रेंड, विटा वाटर्स रेंड, यह दक्षिण अफ्रीका में है। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। अरब सागर में स्थित अधिकांश द्वीप संरचनात्मक दृष्टि से क्या हैं? तो मूंगा द्वीप हैं। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, केनिया तथा युगांडा देशों की मूल निवासी हैं। इसी के साथ ही आपका ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी था एनसीईआरटी सार संग्रह का, वह समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग फिर नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होते हैं। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।